न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। तमाम खबरों से आपको अपडेट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में उत्तराखंड की, क्योंकि इस वक्त की ताजा जानकारी मिल रही है। कांग्रेस इस वक्त बीजेपी पर हमलावर है और जासूसी मामले को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस का हल्ला बोल आपको आज देखने को मिलेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे। हालांकि अगर बात करें तो 22 तारीख को तय कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, अलग अलग राज्यों के अंदर जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर राजभवन की ओर कूच किया जाएगा। और उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है। ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। दरअसल पैगासस सॉफ्टवेयर को लेकर ये बात उठी, क्योंकि इजराइल का ये सॉफ्टवेयर है और कहा जा रहा है कि इसके जरिए कई लोगों की जासूसी कराई गई, जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। हालांकि बात करें फ्रांस की, तजाकिस्तान की और कई अन्य देश हैं जिनकी जासूसी पैगासस के जरिए कराई गई है। लेकिन अब भारत का जब हम जिक्र करते हैं तो सरकार की तरफ से ये नकारा गया है। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार को लताड़ने का काम कर रहा है और सवाल उठाने का काम भी कर रहा है, क्योंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सदन के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं और इसे पूरी तरीके से नकार रही है सरकार। फिलहाल अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड की जानकारी आपको दे रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस हमलावर होती हुई बीजेपी पर भी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं घेराव किया जाएगा राजभवन का। दोपहर तक ये तस्वीरें भी नजर आएंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 से 12 बजे का वक्त होगा जब कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन कूच करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुद्दा जासूसी का था और ये भी कहा गया कि राहुल गांधी तक की जासूसी कराई जा रही थी। अब इसी को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब इस सॉफ्टवेयर का नाम सामने आ रहा है तो इस सॉफ्टवेयर को तकरीबन 50 और 54 करोड़ में खरीदा जा सकता है, क्योंकि ये कई फोनों की जासूसी कर सकता है एक साथ और पूरी जानकारी पता लगा सकता है। और जो इसके साझेदार हैं वही कई देशों की सरकारें हैं। दरअसल पूरी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस वक्त हमलावर हो गई है सरकार पर कि आखिर ऐसा सरकार की तरफ से क्यों किया गया। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार इसे कह रही है कि यह पूरी तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद। धनराज गर्ग इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि पैगासस का मुद्दा जो इस वक्त सदन के अंदर भी हम देख रहे हैं, अब आज की तारीख को तय किया गया था उत्तराखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां जहां प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, राजभवन का घेराव किया जाएगा। के पास क्या खबर है, कब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करते हुए नजर आएंगे और किस तरीके से कटाक्ष करते हुए हरीश रावत भी नजर आ रहे हैं? धनराज जी हर्ष, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, कभी वो महंगाई के मुद्दे को लेकर हमलावर होती है तो कभी किसी मुद्दे को लेकर हमलावर होती है। अब एक नया मुद्दा कांग्रेस को मिल गया है जासूसी का, कि जिसमें उन्होंने सीधा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों की जासूसी उसमें हो रही है और साथ ही राहुल गांधी की जासूसी उसमें हो रही है। इस तरह के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की तादाद में आज राजभवन कूच करेंगे और राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसमें वो साफ तौर पर न्याय जांच की मांग करेंगे। और साथ ही उनका कहना है कि जिस तरीके से अमित शाह लगातार जासूसी करा रहे हैं तो उनकी इस्तीफे की मांग भी वो लगातार उसमें करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से देखा जाए कि राजनीति अब चरम पर आ चुकी है, कि जिस तरीके से 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो बीजेपी के नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है, ये काम सिर्फ कांग्रेस करती है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी डाटा बेचने का काम किया है। ऐसे खुलासे कई बार हो चुके हैं। इसको लेकर बीजेपी भी लगातार हमलावर कांग्रेस पर हो रही है, तो कांग्रेस भी लगातार इस जो आरोप बीजेपी लगा रही है उनको निराधार बताते हुए साफ तौर पर कह रही है कि ये काम अब जो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने किया है तो कहीं ना कहीं एक निंदनीय कार्य ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया है। जी ठीक है धनराज, लेकिन खासकर जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर देवस्थानम बोर्ड को लेकर हो या फिर बात पैगासस के मुद्दे की करें, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो लपक लेना नहीं चाहती हो विपक्ष। इसका कितना खामियाजा खासकर उत्तराखंड बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हम देख रहे हैं कितनी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है और योजनाओं को लेकर बातें भी कई कही जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस कहां ठहरती है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि अभी हरीश रावत की जो बेटी हैं उनकी तरफ से कमान संभाल ली गई है।
जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड में जो 2022 के चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी के जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस कहीं भी चूक नहीं करना चाहती है और लगातार जो भी मुद्दा सामने आता है तुरंत उसको लपक लेती है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर वो उस मुद्दे को उठाती है। तो इससे जरूर जो चुनाव होगा उसमें नुकसान बीजेपी को जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके की ये बेबुनियादी बातें सामने आती हैं राजनीति की, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे देवस्थानम का मुद्दा हो, चाहे मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे हो, लगातार इनको लपकने के अंदाज में विपक्ष लगातार रहता है। तो कहीं ना कहीं इससे जरूर बीजेपी को नुकसान होगा। और जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस के अंदर भी जो राजनीति चल रही है वो चुनाव को लेकर रणनीति लगातार तैयार की जा रही है। हरीश रावत के जो बेटी है उनकी अध्यक्षता में अब एक रणनीति तैयार की जा रही है कि जिस तरीके की 2022 का चुनाव लड़ना है वो किस तरीके से 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर क्या बीजेपी को इसमें कामयाबी मिलेगी या कांग्रेस को। लेकिन आपको बता दें कि ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एक बार सत्ता में बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार सत्ता में कांग्रेस की सरकार आती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या इस बार ये जो एक बार दोनों राजनीति चलती है कि एक बार बीजेपी आती है कांग्रेस, क्या इस बार ये जो इतिहास है ये टूट पाएगा या बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा। हालांकि जो आम आदमी पार्टी है वो भी इसमें सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। जी हर बहुत बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में है, क्योंकि जब हम पिछले चुनाव का जिक्र करते हैं तो आम आदमी पार्टी उतने प्रमुख तौर पर नहीं थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश कर रही है। पर कितना खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा, कितना फायदा आम आदमी पार्टी कांग्रेस को होगा या फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा, वो 2022 की तस्वीर जब निकलकर सामने आएगी वही बता पाएगी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोरोना की लहर की, जिसको लेकर हमने देखा कि स्थितियां कितनी खराब हुई। अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर स्कूल को खोला जा सकता है और सरकार ने पूरी रणनीति को भी तैयार कर लिया है। जानकारी इस वक्त की आपको दे दें कि उत्तराखंड में स्कूल खोलने की तैयारी हो चुकी है और आपको ये भी बता दें कि 50% क्षमता के साथ स्कूल खुल सकेंगे, ये कहा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर आईसीएमआर ने कहा है कि पहले प्राइमरी स्कूल खोला जाए, यानी सलाह दी गई है आईसीएमआर की तरफ से। उत्तराखंड में बेहद कम हो गए हैं कोरोना के मामले और डेथ रेट बिल्कुल शून्य इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 हफ्तों की बात करें तो एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई उत्तराखंड के अंदर। और इसी तरीके से उत्तराखंड की सरकार अगर काम करती रही तो वाकई हालात और सामान्य होते नजर आएंगे, लेकिन सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में बेहद कम कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और प्रदेश की सरकार हालात जब सामान्य होते दिख रहे हैं तो स्कूल को खोलने की कवायद इस वक्त कर रही है। फिलहाल बैठक का सिलसिला जारी है, रणनीति लगातार बनाई जा रही है और जब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो आगे आने वाला वक्त बता पाएगा कि कितने दिनों में स्कूल खोले जा सकेंगे, क्योंकि अभी बैठक चल रही है। क्या ये स्कूल अगस्त से खोले जाएंगे या फिर इसकी तारीख और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर आईसीएमआर का जिक्र करते हैं तो उनकी तरफ से सलाह दी गई है कि सबसे पहले प्राइमरी स्कूल को खोला जाए, उसके बाद आगे के स्कूल और साथ ही साथ कॉलेज को भी खोल दिया जाए। ये दरअसल आईसीएमआर कहता है, क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना की लहर इस वक्त गई नहीं है, हालांकि मामले कम जरूर हो गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का खतरा भी लगातार बरकरार है। तो कहीं ना कहीं सावधानी सतर्कता बरतनी होगी और सरकारों को सोचना होगा कि आखिर किस तरीके से निर्णय लिया जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि स्कूल खुलेंगे। ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे उत्तराखंड से। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, क्या लगता है आपको जो ये फैसला अब लिया जा सकता है? अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि फैसला लिया जाएगा, लिया जा सकता है। फिलहाल बैठकों का सिलसिला जारी है। आईसीएमआर की तरफ से सलाह दी गई है कि पहले प्राइमरी स्कूलों को खोल लिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हम देख रहे हैं हाँ मौत की संख्या निकलकर नहीं सामने आ रही है, लेकिन मामले भी सामने आ रहे हैं कोरोना के। उसके बाद ब्लैक फंगस का भी खतरा है। तो क्या देखते हैं आप, जो सरकार फैसला लेगी आगे आने वाले समय में कि स्कूल खोला जाए, खासकर वो सही फैसला होगा जब ग्राउंड सिचुएशन को देखते हैं? धीरेन्द्र। बिल्कुल हर्ष, मैं आपको बता दूं कि आईसीएमआर ने पूरे देश भर के स्कूलों के लिए सलाह जारी की है और उसके पहले ही उत्तराखंड सरकार तमाम बैठकों में इस पर विचार विमर्श करती रही और अभी भी कर रही है कि अगर स्कूल खोलते हैं तो हालात क्या होंगे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों की अगर बात करें तो संक्रमण बेहद कम है
जो मौत की संख्या है वो भी बेहद मामूली रह गई है। तो इसको देखते हुए सरकार थोड़ा उत्साहित है, उसे लगता है कि स्कूलों को खोला जा सकता है। लेकिन अभी भी तीसरी लहर के जो संभावना लगातार जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ जता रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार को जो तमाम इंतजामात करने हैं, जो सतर्कता बरतनी है स्कूलों में, उसको अभी मुकम्मल करने के लिए सरकार विचार विमर्श कर रही है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनमें संक्रमण तेजी से फैलता है। हालांकि जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उनको इसका नुकसान ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह की कोई स्थिति होती है, हालांकि आईसीएमआर ने अपने सलाह में, एडवाइजरी में यह भी कहा है कि अगर संक्रमण फैलता है तो स्कूलों को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। तो इन सब तमाम जो पहलू हैं इसके, उस पर उत्तराखंड सरकार विचार विमर्श कर रही है। न केवल स्कूल बल्कि जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी खोलने की तैयारी यहाँ की सरकार कर रही है। क्योंकि जो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इस मामले में 2-3 बैठकें वो कर चुके हैं, और जो तमाम शिक्षाविद हैं, जो वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर्स हैं एजुकेशन के, उन सबसे इस पे उन्होंने बातचीत किया है कि अगर स्थिति नियंत्रण में होती है कोरोना की, तो स्कूल और कॉलेज को कैसे खोला जाए। तो इसको लेकर के जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत दोनों लगातार बैठकें कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पे नजर बनाए हुए हो, खुद मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार वो मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि किस तरह से स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की तैयारी राज्य सरकार अपने स्तर पे करती रहे। तो पूरी उम्मीद है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में शायद जो स्कूल हैं उन्हें खोल दिया जाए। लेकिन अभी भी ये तय नहीं है जो बच्चे आएंगे क्या वो कंपलसरी रखा जाएगा, उनको अनिवार्य किया जाएगा कि स्कूल आए, या उनको एक छूट दी जाएगी, ऑप्शन दिया जाएगा कि आप आना चाहे तो आए, अदरवाइज कुछ दिन स्थितियों को मॉनिटर करें, और लगता है कि उनके अभिभावकों को कि अब स्थिति सही है जाने की तो भेजें। लेकिन जो सरकार की तैयारियां हैं हर चीज मैं बताऊं, वो बहुत तेजी से चल रही है, और पूरी उम्मीद है कि इस महीने यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में स्कूलों को खोल दिया जाए। हालांकि ये सारी धीरेन्द्र, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझना होगा, क्योंकि जब हम हरियाणा का जिक्र करते हैं, जब कोरोना की पहली लहर आई और फिर हालात सामान्य होते हुए नजर आए, हरियाणा के स्कूल खोले गए तो लगभग कई बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, और उसके बाद सभी राज्यों ने सबक सीखा। अब जब हम देख रहे हैं कि सभी राज्य अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला नाम उसमें उत्तराखंड है। अगर खुदा ना खास्ता उत्तराखंड के अंदर ऐसी सिचुएशन होती है, आप कह रहे हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि ग्रामीण इलाकों का जिक्र करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में अभी भी उतनी सतर्कता नहीं बरती जाती है। हाँ, हालांकि वैक्सीन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि ऐसा कर पाना संभव होगा सरकार के लिए? बिल्कुल हर्ष, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी जो भी तैयारियां हो रही है या जो भी राज्य सरकारें कोई भी योजना बना रही हैं, तो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बना रही हैं। क्योंकि अभी तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है। तमाम जो विशेषज्ञ हैं अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा रहे हैं तीसरी लहर 6 महीने बाद आएगी या 7 महीने बाद आएगी या अगले साल आएगी। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सारा कुछ उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो तीसरी लहर आने की संभावना कमजोर पड़ती है या समय ज्यादा लगता है, तो प्रयोग के तौर पर भी स्कूलों को खोला जाए। क्योंकि तमाम जो शिक्षाविद हैं ये इस बात को बार बार कह रहे हैं कि इसका बच्चों के मानसिक स्तर पे और उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और इसका खामियाजा देश को अगले कई वर्षों तक उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही इसमें जो रिस्क है खोलने का वो बहुत बड़ा है। कोई भी राज्य सरकार दूसरी लहर के बाद जो सबक मिला राज्य सरकारों को, कोई भी सरकार ऐसी हिम्मत नहीं करेगी कि संक्रमण बढ़ता रहे और वो स्कूल खोल दें। तो इसलिए अभी सारी जो योजनाएं हैं, सारे जो इनकी तैयारियां हैं, वह कोरोना के संक्रमण के दर पे निर्भर करेगा। ये शायद अगले महीने 15 दिन और 1 महीने में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कोरोना की रफ्तार क्या रहती है और क्या स्कूलों को खोला जाना मुनासिब होगा। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार के स्तर पे तैयारियां पूरी की जा रही है, बहुत तेजी से की जा रही है। और अगर बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और सरकार जो तैयारी कर रही है, उम्मीद की जा सकती है कि वो तैयारी तकरीबन दिखे और जब स्कूल खोले जाएं तो बच्चे कोरोना से संक्रमित ना हो। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, एक और आपदा का जिक्र करेंगे, बात करेंगे जो मौसम की, क्योंकि मौसम पहुंच चुका है हर एक राज्य के अंदर, लेकिन आपदा का मंजर हमें उत्तराखंड के अंदर खासकर देखने को मिल रहा है।
क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तो आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से आकाशीय बिजली गिरी और 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। हालांकि उत्तराखंड में कई जगहों पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है और मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले 3 दिन काफी भारी उत्तराखंड के लिए हो सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से बारिश होती है उसके बाद भूस्खलन होना और कई सड़कों का बंद हो जाना, क्योंकि अभी भी कई मार्ग अवरुद्ध इस समय में हैं। जिस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं, क्योंकि कल ही हम आपको जानकारी दे रहे थे कि लगभग 250 सड़कें बंद थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही थी। प्रशासन पूरा काम कर रहा था कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाए। हालांकि पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो पर्यटक बाहरी राज्यों से उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं वो दरअसल सावधानी और सतर्कता बरतें। हालांकि अगर बात करें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग की, तो आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है और ये कहा जा रहा है कि पूरे उत्तराखंड में जमकर बारिश हो सकती है। क्योंकि देहरादून का जिक्र करते हैं तो देहरादून के अंदर भी अलर्ट जारी किया गया, येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड प्रशासन भी लगातार काम कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हम देख रहे थे कि जो आपदा से जिनकी मृत्यु हुई उनके परिजनों के घर जाकर मुलाकात की गई, सांत्वना दी गई, साथ ही साथ पूरे मदद का ऐलान किया गया, मदद का आश्वासन दिया गया। हालांकि सरकार कह रही है कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें जब तक हम देख रहे हैं कि मानसून सत्र उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। संचित शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश करेंगे। संचित, मौसम का हाल कैसा है? क्योंकि मौसम का हाल इस वक्त बेहाल है, कई लोगों की जानें भी जा रही हैं, तो क्या प्रशासन सावधानी बरत रहा है? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को हम देख रहे थे किस तरीके से कल वो पहुंचे और आपदा में जो मारे गए लोग थे उनके परिवारजनों से मुलाकात की गई है। क्या मौसम विभाग कहता है, कैसी प्रशासन की तैयारी? संचित देखिए यार, मैं आपको बता दूं कि अगर बात इस वक्त उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मौसम अभी कुछ मिनटों पहले ही थोड़ी सी धूप उत्तराखंड के अंदर निकली, दून के अंदर निकली, लेकिन बात अगर पर्वतीय क्षेत्रों की करें तो पर्वतीय क्षेत्र में लगातार उत्तराखंड के अंदर बारिश हो रही है और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो गई है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने जो तैयारियां की थी कहीं ना कहीं वो इस वक्त सफल नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बारिश का अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने उत्तराखंड में चेतावनी जारी कर दी थी, एक ऑरेंज अलर्ट जारी उत्तराखंड के अंदर किया था, उसको देखते हुए जिस तरीके से बारिश ने अपना कहर उत्तराखंड के अंदर बरपाया। अगर बात पर्वतीय क्षेत्र की करें, पहाड़ी क्षेत्रों की करें तो पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी जो आपदा जहां पर आई, जहां पर लोगों की जान मान की हानि हो गई, उनके परिवारजनों से मिले, उनके परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी, साथ ही साथ एक मुआवजा देने की भी बात पुष्कर सिंह धामी ने करी। तो आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता से इस बात को ले रही है। मौसम से जो बारिश होने से जो नुकसान इस वक्त उत्तराखंड के अंदर है, सरकार ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया है। खुद पुष्कर सिंह धामी जाकर के उनके परिजन से मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लगातार सरकार कितने अलर्ट मोड पर। बात अगर पर्वतीय क्षेत्र की करे, सड़कों की करे, जो पर्यटन क्षेत्रों को लेकर के, पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर के अगर बात करें तो जिस तरीके से मलबा सड़क पे आकर गिर गया, पहाड़ टूट करके सड़क पे गिर गए, तो उससे जो एक रास्ता बंद होने की स्थिति थी उससे कहीं हाईवे बंद हो गए। आप बात करें बद्रीनाथ हाईवे की बात करें, आप केदारनाथ हाईवे की बात करें, तो इस वक्त वहां की जो सड़कें हैं बंद हो गई है। कल रात की अगर बात करें तो जिस तरीके से सड़कें बंद होने की वजह से लगभग छोटी और बड़ी गाड़ियों की अगर मिला जुला के बात करें तो करीब 50 वाहन रात से वहां पर फंसे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर जेसीबी लगा करके एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने जो बचाने का राहत कार्य शुरू किया था, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साथ ही साथ जो मैदानी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को, नदी किनारे जो लोग रह रहे थे, उसकी अगर बात करें तो नदी किनारे के जो रह रहे लोगों को सबसे पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और जो नदी का स्तर बढ़ते हुए देखते हुए जो नाले के पास लोग रह रहे थे उनको वहां से प्रशासन ने सबसे पहले हटाया। जिस तरीके से मौसम विभाग पिछले महीने से अलर्ट जारी कर रहा था मानसून का, उसको लेकर के अगर बात उत्तराखंड के अंदर करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से ही खाद्य विभाग ने सारा राशन मुहैया करा दिया था। साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटी की अगर उत्तराखंड के अंदर बात करें तो सारे लोगों को मेडिकल फैसिलिटी की कोई दिक्कत ना है। जो लोग इससे प्रभावित होंगे, जो से प्रभावित होंगे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटी की बात करें उनका भी ध्यान सरकार ने पूरा रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया संचित, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। क्या सिचुएशन मौसम विभाग कह रहा है उत्तराखंड के अंदर खासकर, लेकिन
बात आगे की भी करेंगे उत्तराखंड की ही, क्योंकि बात अगर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की करें तो बेहद प्रभावित वो हुए हैं। लेकिन सीएम की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया। आपको जानकारी दे देते हैं, पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है और सीएम की तरफ से घोषणा की गई है। सीएम ने 200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि राज्य में चारधाम यात्रा पूरी तरीके से ठप है और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े लोग, जिसको लेकर दरअसल सीएम की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में उनको थोड़ी राहत मिलेगी जब 200 करोड़ पैकेज का ऐलान कर दिया गया। राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। हालांकि तमाम योजनाओं की बात भी कही गई है कि उन लोगों के लिए चलाई जाएंगी जो चारधाम यात्रा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो लोगों का आना हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन चारधाम यात्रा बंद है और जो परिवार इसी पर निर्भर रहता है उनके लिए खासकर ये ऐलान किया गया है 200 करोड़ राहत पैकेज का, जो सीएम की तरफ से ऐलान कर दिया गया और आगे भी सरकार विचार करेगी कि कैसे राहत उन्हें पहुंचाई जाए। फिलहाल अगर बात करें, सरकार की तरफ से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐलान किए गए हैं वो वाकई जमीनी स्तर पर हमें होते हुए नजर आएंगे जब उन लोगों को सीधा सीधा मदद मिलती हुई नजर आएगी, ये तो खैर वक्त बता पाएगा। लेकिन जो सीएम की तरफ से जानकारी दी गई है, जो प्रशासन की तरफ से जानकारी सामने आ रही है, वो आपके सामने रख रहे हैं कि पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। सीएम ने 200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विशाखा इस वक्त जुड़ रही हैं हमारी साथ, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विशाखा, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 200 करोड़ राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया। कितनी राहत आप देखती हैं जब पैकेज का ऐलान किया गया है, तो क्या जमीनी स्तर पर उन्हें मदद मिल पाएगी? विशाखा विशाखा, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो शायद विशाखा को आवाज नहीं जा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जानकारी लेने की। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि राज्य में चारधाम यात्रा पूरी तरीके से ठप है, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं इस वक्त चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े लोग। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन जब से कमान संभाली है सीएम पुष्कर सिंह धामी साहब ने, और उसके बाद बड़े बड़े ऐलान हम लोगों के लिए देख रहे हैं, जिनमें से एक ऐलान ये भी किया गया है कि पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों को राहत पहुंचाई जाए। अब वाकई क्या ये राहत उन्हें मिल पाएगी? खैर ये देखने वाली बात होगी। विशाखा, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो ये सवाल है कि क्या जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया है वो जमीनी स्तर पर आपको होता हुआ नजर आएगा? विशाखा जी बिल्कुल हर्ष, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित दौरे पर थे और उन्होंने यहाँ पर यह घोषणा करी है कि जिस तरीके से राज्य में जो आर्थिक रूप से राज्य की इनकम का एक सोर्स है चारधाम यात्रा, और जिस तरीके से पर्यटन पर पूरा डिपेंड करती है राज्य की इकोनॉमी, राज्य की जो जितनी भी जो राजस्व है वो सभी पर्यटन जो व्यवसाय है उसी से आता है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से चारधाम यात्रा फिलहाल स्थगित है और जो तीर्थ पुरोहित है या जो पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायी है या परिवहन से जुड़े हुए व्यवसायी है, उन सभी की जो फिलहाल आर्थिक स्थिति है उससे भी जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह बहुत ही फिलहाल जिस तरीके से कोई सोर्स नहीं है इनकम का, राज्य में पर्यटक एक लंबे समय से नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए इन सभी समस्याओं को जानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्यटकों के लिए, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायियों के लिए, परिवहन से जुड़े व्यवसायियों के लिए, टूरिस्ट गाइड के लिए, इन सभी के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। बात करें इसके पहुंचने की या इसके धरातल पर उतरकर सफल होने की, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि जो रजिस्टर्ड व्यवसाय है पर्यटन से जुड़े हुए या जो रजिस्टर्ड मेंबर है परिवहन से जुड़े हुए, उन सभी का रजिस्ट्रेशन कराकर, उन सभी के आधार पर नियमावली तैयार कराकर उनके खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। चलिए देखने वाली बात होगी कि सीधे खातों में जो बात कही जा रही है पैसा पहुंचेगा वो नहीं पहुंचेगा या फिर नहीं, क्योंकि चुनाव भी हैं, ऐसे में बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज हर खबर से आपको अपडेट करता रहेगा। एक ब्रेक ले रुकना होगा, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला बरकरार है।